दोस्तों स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी पैडागोजी यानी कि सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी पैडागोजी। इससे भी हमारे एग्जाम में हिंदी से भी 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें पैडागोजी से 15 प्रश्न रहते हैं और 15 प्रश्न जो होते हैं वो हिंदी गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं 15 प्रश्न, और ये जो 15 प्रश्न है ये पैडागोजी से पूछे जाते हैं हिंदी में। तो आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है। एक शिक्षक जो है दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस प्रकार से मदद कर सकता है। ऑप्शन है श्रव्य साधन के द्वारा, दृश्य साधन के द्वारा, श्रव्य दृश्य साधन के द्वारा या फिर सभी साधन के द्वारा। तो दृष्टिबाधित जो छात्र है उससे हम श्रव्य साधन के द्वारा शिक्षक मदद कर सकता है, श्रव्य के साधन के द्वारा उसे पढ़ाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होता है। इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं दोस्तों। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या आवश्यक बातें हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो पहली पॉइंट है कि अपनी भाषा में बातचीत और चर्चा करने के अवसर दें। उस विद्यार्थी को समूह में अपनी यात्रा के अनुभव पर चर्चा करने का अवसर दें। तीसरा पॉइंट है, दृष्टिबाधित बच्चों को समावेशी कक्षा में भाषा सीखने के अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। समावेशी कक्षा का अर्थ ऐसी कक्षा से है जिसमें सभी बालक एक साथ बैठकर सभी गतिविधियों में समान रूप से शामिल होते हैं तथा समान पाठ्यक्रम को सीखते हैं। चौथा पॉइंट है, लंबे गद्यांश या अनुच्छेदों को स्पर्श या श्रव्य आधारित जानकारी अर्थात मौखिक जानकारी से सीखना। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए यही आवश्यक है कि लंबे गद्यांश या फिर जो अनुच्छेद हैं उन्हें स्पर्श या श्रव्य आधारित जिसका अर्थ है सुनकर जानकारी प्राप्त करें और उसे मौखिक जानकारी से सिखाया जाए। मौखिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए, और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों जैसे कि बारिश, रेल, बस, फेरी वाला आदि को सुनने के अनुभव, किसी वस्तु या स्वाद, महक आदि के अनुभव को अपने ढंग से मौखिक भाषा में प्रस्तुत करें, जिससे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी अधिक से अधिक सीख सके। अतः निष्कर्ष निकलता है कि एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में श्रव्य विधि द्वारा मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन इनमें से उचित नहीं है। ऑप्शन है, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। दूसरा है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। तीसरा है, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। और चौथा है, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो इसमें से भाषा अर्जन के रूप में हमें कौन सा ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है, सभी बच्चों को भाषा अर्जित करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। जी नहीं, भाषा अर्जन के लिए हमें कोई नियम नहीं सिखाना पड़ता है, जबकि भाषा अर्जन जो है सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश ही काफ़ी है बच्चों को सीखने के लिए, और बिना विद्यालय गए हम भाषा अर्जन कर सकते हैं अपने परिवार, आस पड़ोस और समाज के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। लिपि चिन्हों को पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना या फिर पढ़कर समझना। तो पठन कौशल का यही अभिप्राय है कि पढ़कर समझना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही होता है। कुछ एक्सप्लेन भी देख लेते हैं दोस्तों। पठन कौशल के विकास में शिक्षण छात्रों को केवल अक्षर ज्ञान नहीं देता, बल्कि पाठ्य सामग्री का बोध कराना एक महत्वपूर्ण अंग है। बोध पढ़ने वाले को निष्क्रिय से सक्रिय बना देता है। बोध कर छात्र पाठ्य सामग्री से अंतर्क्रिया करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका विकास पठन कार्य प्रभावकारी होता है और छात्र आनंद का अनुभव करता है पठन कौशल के द्वारा। और बोध करने से छात्र में नए संप्रत्यों का निर्माण होता है, यानी कि पठन कौशल के द्वारा छात्रों में नए संप्रत्यों का निर्माण होता है। छात्र के शब्द भंडारण में वृद्धि होती है, छात्र का तार्किक विकास होता है, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करने की योग्यता का विकास होता है। पठन का अर्थ केवल लिपि का ज्ञान नहीं, बल्कि पढ़ना एक जटिल संज्ञान परक प्रक्रिया है। तो इससे सही अर्थ यही निकलता है कि पठन कौशल से अभिप्राय पढ़कर समझने से है। अगला क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो जो ऑप्शन है, बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, सरल भाषा वाले हो। इनमें से कौन सा कथन सही है पठन पाठन के अंत में अभ्यास गतिविधियों को देने से। तो यहाँ सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना। पठन पाठन में के अंत में अभ्यास एवं गतिविधियों को देने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर देना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। यानी कि 3 ऑप्शन जो है वो सही है, एक जो है वो नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं है।
ऑप्शन देखते हैं, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करना, विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोग का विश्लेषण करना, मुहावरों को अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, या फिर सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विकास के लिए मुहावरों को अर्थ लिखकर वाक्य बनाना यह उपयोगी नहीं है। बाकी 3 जो ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों उपयोगी है, पहला, दूसरा और चौथा। इसलिए यहाँ तीसरा नंबर ऑप्शन जो है यहीं गलत दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, या फिर सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। तो यहाँ पूरक पठन का यही उद्देश्य है कि द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। पूरक पठन की सामग्री के कुछ उद्देश्यों को देख लेते हैं। बच्चों को विषय समझने में मदद मिलती है, इससे अध्यापक को शिक्षण में सहायता मिलती है, बच्चों को स्वयं विश्लेषण करने में सहायक होती है पूरक पठन सामग्री, और बच्चों की शिक्षा की अन्य विद्याओं से जोड़ने में भी सहायक होती है। तो ये सभी जो पॉइंट थे ये पूरक पठन सामग्री से जुड़े हुए उद्देश्य हैं, इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। व्याकरण शिक्षण की बेहतर विधि इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, या फिर पुस्तक विधि। तो व्याकरण विधि शिक्षण की सबसे बेहतर विधि आगमन विधि है। इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ता चलता है, यह प्रमुख लक्षण है। यानी कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक बालक है जिसका नाम आदित्य है, वह कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए यानी बाएं की तरफ बढ़ता जाता है, उसका लिखावट, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, भाषा में पिछड़ेपन का, डिसलेक्सिया का, डिसग्राफिया का, या फिर लेखन में पिछड़ेपन का। तो इसका यही कारण है कि बच्चों में डिसग्राफिया का बच्चे में लक्षण है, इसलिए वह उसकी लिखावट जो है तिरछी होती जा रही है, वह बाएं की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ हम कुछ अधिगम अक्षमताओं के बारे में देख लेते हैं। डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है? यह एक लेखन विकार है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया क्या है? यह एक पठन विकार है जो पढ़ने और समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया। भाषाघात क्या है? यह एक भाषा विकार है जो संचार कौशल और समझ क्षमता को प्रभावित करता है। भाषाघात। डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया का क्या अर्थ है? यह विकार गणितीय गणना और संख्याओं को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। और मंदबुद्धिता। मंदबुद्धिता का क्या अर्थ है? यह बच्चों में मानसिक विकलांगता से संबंधित है जो उनके बौद्धिक क्रियात्मक स्तरों के अवसर को कम कर देता है। ये सभी अधिगम अक्षमता जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आप सभी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भाषा संबंधी मूल्यांकन में। तो भाषा संबंधी मूल्यांकन में क्या सत्य है? ऑप्शन है, पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना भाषा संबंधी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्धि परिवेश कैसे रचा जा सकता है? तो बच्चों की भाषा की कक्षा जो होती है उसमें मुद्रित संबंधी परिवेश को कैसे रच सकते हैं? ऑप्शन है, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी, कविता, पोस्टर व बच्चों के कामों की कक्षा में प्रदर्शित करके, या फिर दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि भाषा की कक्षा में मुद्रित संबंधी परिवेश हम तभी कर सकते हैं, रच सकते हैं, जब कहानी, कविता और पोस्टर व बच्चों के कामों की कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। केवल जो ऑप्शन नंबर 2 और 1 में दिया है दोस्तों, ये नेगेटिव वर्ड है, आप सभी याद रखिएगा। केवल जहाँ दे दिया है इस ऑप्शन को हमें कभी भी टिक नहीं करना है, हमेशा ऑप्शन गलत होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज हमने आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट कराया है ये क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।